हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछले वीडियो में हम पेपर 2 का सॉल्यूशन कर चुके थे। अब चलते हैं पेपर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 1। तीन ऐसी संख्याएं हैं कि यदि उनमें से किन्हीं भी दो संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो योगफल 182, 230 और 242 प्राप्त होते हैं। दी गई तीनों संख्याओं का औसत क्या है? तो मान लेते हैं कि तीन संख्याएं हैं x, y और z। फिर बोला कि किन्हीं भी दो संख्याओं का औसत, तो पहले इन दो संख्याओं को उठा लेते हैं x और y को। तो इनका औसत जब हम तीसरी में जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है? योगफल 182। जब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये होगा x प्लस वाई प्लस 2z और नीचे यहाँ पर 2 है जो कि राइट साइड जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 गुना 2 4, 2 8 16, 2 1 2 और 1 3। अब दोबारा इन दो संख्याओं को लेते हैं तो ये हो जाएगा y प्लस जेड डिवाइड में 2, यानी कि इसका औसत, और तीसरे में ऐड करेंगे x में। तो यहाँ से एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 2x प्लस में y प्लस में z, और इसका जोड़ है 230, और फिर यहाँ पे नीचे 2 आएगा, उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इससे। तो 2 2 3 6, 2 दूनी 4, 460। ऐसे यहाँ से फिर ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस जेड, और इसका जो योग है वो 242 होगा, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 2 चौके 8 और ये 4। यहाँ से इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y प्लस 4z बराबर में 8। यहाँ से आएगा ये 20, 2 3 5 और 4 9 और 4 13। 4 कॉमन लेने के बाद x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 7 28। हमें क्या निकालना था? तीनों संख्याओं का औसत। इसका औसत निकालना है तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको डिवाइड कर दो। 3 से 3 1 कम 3, 3 में 27, तो 109 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से, तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले 3 3 9, 9 और 2 11, 11 बटा 3 डिवाइड में 5 दूनी 10 और 1 11 बटा 5 ऑफ 2 बटा 3 माइनस 2 बटा 3 मल्टीप्लाई में 7 बटा 10 प्लस में 2 बटा 3 मल्टीप्लाई में, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 41 माइनस किसके ऊपर बार नहीं, 4 के ऊपर, माइनस में 4, और डिवाइड में पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2, तो नीचे भी 2 आएंगे लेकिन 9 और 0 की फॉर्म में। तो 1 के ऊपर बार है, 9 जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0। तो ये हो जाएगा 37 बटा 90 डिवाइड में यहाँ से 37 बटा 99 डिवाइड में 8 एकम 8 और 3 11 बटा 8। इसको सोल्व करो। सबसे पहले ऑफ सोल्व होगा, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई का निशान होता है ये, लेकिन मल्टीप्लाई से पहले सोल्व होता है। तो कैंसिल कुछ हो नहीं रहा, 11 बटा 3। अब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और उसके बाद उस संख्या उसको पलट देंगे। इसके बाद ये संख्या कितनी है? 22 बटा 15। ये याद रखना क्योंकि पहले हमें ऑफ सोल्व करना था। अब ये हो जाएगा 15 बटा 22। माइनस में इसको सोल्व करते हैं तो 2 पंजे 10, यानी कि 7 बटा 15। प्लस में इसको सोल्व करें 2 बटा 3 मल्टीप्लाई में 37 बटा 90, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, संख्या को पलट देंगे। यहाँ भी डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, संख्या को पलट देंगे। 11 से कैंसिल करेंगे 2 पर जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे 5 पर जाएगा। तो ये है 5 बटा 2 माइनस 7 बटा 15, प्लस में 37 से 37 कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे 33, और फिर 3 से कैंसिल करेंगे ये 11 और ये 30, 2 से कैंसिल करेंगे 15, यानी कि ये हो जाएगा 11 बटा 15। यहाँ पर 15, उसके बाद मल्टीप्लाई में 8 बटा 11। अब ये 11 से 11 कैंसिल, 5 बटा 2 माइनस 7 बटा 15 प्लस में 8 बटा 15। इन दोनों को सोल्व करें क्योंकि नीचे 15 है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 5 बटा 2 माइनस में कितना आएगा? ये 1 बटा प्लस का, क्योंकि 8 बड़ा है,
1/15। इसको सोल्व कर लेते हैं। 15 5 75 और 2 77 और नीचे 15 दूनी 30, तो 77/30 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 है और बेलन की ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई की 1/5 गुनी है। बेलन और शंकु के वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? एक तो हमारे पास सिलेंडर और एक हमारे पास कोन। पहले बोला है रेडियस के बारे में, त्रिज्या के बारे में। इनका अनुपात कितना है? 1:3। और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई की यानी कि सैलेंट हाइट की 1/5 गुना यानी कि 1.5 गुना मतलब 3/2। यानी कि अगर कोन की सैलेंट हाइट 2 है, रेशियो है, तो सिलेंडर की हाइट 3 रेशियो होगी। उसके बाद बेलन और शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना है। ये कितना होता है सिलेंडर का? 2πRh और कोन का कितना होता है? πRl। इसका अनुपात निकालना है तो पाई तो कॉमन है, कैंसिल हो जाएगी। 2 रेडियस कितनी है इसकी? 1। हाइट कितनी है? 3। और यहाँ से रेडियस थी 3 और सैलेंट हाइट थी 2, तो यहाँ से ये भी 6 और ये भी 6, तो कैंसिल यानी कि 1:1। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कि y 20 और 36 के बीच की एक पूर्ण संख्या है। यदि y दो विशिष्ट अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है तो y के मान की संख्या क्या होगी? 20 और 36 इसके बीच में y है। y एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके हम 2 फैक्टर करें और वो दोनों ही प्राइम नंबर होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं 20 और 36 के बीच से, यानी कि 21 से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो 21 क्या होता है? 3 गुणा 7, 3 7 21, 3 भी प्राइम नंबर 7 भी प्राइम नंबर, ठीक हो जाएगा। 22 देखें, 2 गुणा 11, 2 भी प्राइम नंबर 11 भी प्राइम नंबर, ठीक है, ये भी हो जाएगा। और 22 के बाद 23 के ऐसे कोई 2 फैक्टर नहीं बनेंगे। 24 देखें तो ये हो जाएगा 3 गुणा 8, 3 8 24, 3 भी प्राइम नंबर 8 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद 25 देखें तो 25 का नहीं बनेगा 26 चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 13, 2 भी प्राइम नंबर 13 भी प्राइम नंबर, ये चल जाएगा, ठीक है। 27 देखें तो 3 में 27 और 3 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये नहीं होगा। 28 देखें, 4 7 28, 4 फिर प्राइम नंबर नहीं है। 29 देखें तो 29 के फैक्टर नहीं बढ़ेंगे, 1 गुणा 29 हम लिख सकते हैं, लेकिन 1 फिर प्राइम नंबर नहीं होता। 30 देखें तो 3 गुणा 10, 10 फिर प्राइम नंबर नहीं है। 31 देखें तो 31 नहीं बनेगा। 32 देखें तो 4 8 32 नहीं है, 32 भी। 33 देखें तो 33 हो जाएगा 3 गुणा 11, 3 भी प्राइम नंबर 11 भी प्राइम नंबर, 33। उसके बाद 34 देखते हैं, 2 गुणा 17, 2 भी प्राइम नंबर 17 भी प्राइम नंबर। उसके बाद 35, ये हो जाएगा 5 गुणा 7, 5 भी प्राइम नंबर 7 भी प्राइम नंबर। और 36 को हमें नहीं लेना क्योंकि इनके बीच में बोला था। तो देखो, एक तो 21 22 26 33 34 35 कितने हो गए? ये 6 हो गए। तो y के ऐसे कितने मान संभव है? 6, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अरुणा एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचती है। यदि वह उसे उसके विक्रय मूल्य के 3/5 मूल्य पर बेचती, उसके विक्रय मूल्य के 3/5 मूल्य पर, यानी कि यहाँ पर 2 सेलिंग प्राइस है, ये पहला सेलिंग प्राइस है और ये दूसरा सेलिंग प्राइस है। दोबारा बोला गया कि 3/5 मूल्य पर बेचती, यानी कि पहले सेलिंग प्राइस 5 था, तो दोबारा इसके 3/5 पर यानी कि 3 पर बेचती है वो, तो उसे 20% की हानि होती है। अब देखो, 3 में बेचने पर 20% की हानि होती है। जब यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा। एक काम करते हैं, इसको 500 बना लेते हैं और इसको 300 बना लेते हैं। रेशियो तब भी है 5:3 यही है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब क्या कि जो हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे वो पॉइंट में नहीं आएगा। तो 300 में बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। यहाँ पर निकाल लो, कॉस्ट प्राइस 20% पर हानि होती है, यानी कि 80% में बेचेगा। और ये किसके बराबर है? 300 के बराबर है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस आप निकाल सकते हो। ये हो जाएगा कितना? 0 से 0 कैंसिल, 8 से कैंसिल करें तो 8 दिया 24, 6 पूरा कैंसिल, तो ये होगा नहीं। अच्छा, यहाँ पर 1 0 और है, ठीक है ठीक है। देखो, ये हो जाएगा 3000/8।
तो 8 या 24, 6 बचेगा, 8 7 56, 4 बचेगा, 8 5 40। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 375। उसके बाद बोला है जब वह उसे उसके मूल विक्रय मूल्य के 90% मूल्य पर बेचती, तो मूल विक्रय मूल्य यानी कि जो पहले बेचा था वो, तो पहले वो 500 में बेचती, तो इसके 90% पर 500 का 90% हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 5 45 यानी कि 450। अगर वो 450 में बेचती, ये तीसरा सेलिंग प्राइस है, तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत कितना होगा। 450 में बेचती और खरीदा था 375 में, तो यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हो। 25 50 75, 75 का प्रॉफिट होता है किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, यानी कि 375 मल्टीप्लाई में 100, ये इसका 5 मल्टीपल, 5 से कैंसिल करेंगे तो 20, तो 20% ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो इसको MDH वाले फॉर्मूले से सोल्व कर लेंगे। यह फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है, इसको 1 से डिनोट कर लेंगे, इसको 2 से डिनोट कर लेंगे, और वर्क दे रखा हो तो नीचे वर्क भी लिख लेते हैं, और रुपए दे रखे तो रुपए भी लिख लेते हैं। तो 18 व्यक्ति 6 घंटे काम करके 15 दिनों में काम पूरा करते हैं। 12 व्यक्ति 10 घंटे में काम करके उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 5 से कैंसिल करें, 5 से 15, 5 दूनी 10, 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 तिया 6, 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 2 में 18, 9 तिया 27, 27 बटा 2 यानी कि 13 से 1 बटा 2, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक नाव को जलधारा की प्रवाह के विपरीत दिशा में 8.4 किलोमीटर जाने में 14 मिनट का समय लगता है। किसमें बोला है, विपरीत दिशा में, यानी कि स्पीड कितनी हो जाएगी v माइनस यू। v होती है नाव की चाल, u होती है धारा की चाल। स्पीड है, डिस्टेंस पर में टाइम होता है, डिस्टेंस कितनी 8.4 किलोमीटर, डिवाइड में टाइम, टाइम कितना 14 मिनट का। इसको हम अगर मानने किलोमीटर पर हावर है तो इसको हमें टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा हावर में, यानी कि 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 60 चला जाएगा ऊपर, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 14 छिके 84 यानी कि 36 किलोमीटर पर हावर। ये है धारा के विपरीत दिशा में स्पीड। यदि नाव की चाल और धारा की जल धारा के प्रवाह का अनुपात, नाव की चाल यानी कि v और धारा का प्रवाह यानी कि u, इनका अनुपात है 6:1। तो जल धारा के प्रवाह की दिशा में, प्रवाह की दिशा में यानी कि v प्लस में u, सेम डायरेक्शन में, 33.6 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय लगेगा। यहां से हमें निकालना है टाइम, ये स्पीड है। तो सबसे पहले यहां से देखो 6 और रेशियो, ये है 1 रेशियो, इनका अंतर कितना आ जाएगा 5 रेशियो। तो 5 रेशियो किसके बराबर है 36 के, क्योंकि इनका डिफरेंस ही तो है, ये 36 के बराबर। और v प्लस u ये कितना हो जाएगा, रेशियो में देखें तो 7 रेशियो। 7 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 36/5 गुणा में 7, 7 6 का 42, 4 7 या 21 और 4 25/5। ये है धारा की प्रवाह में। तो हमें टाइम निकालना है, यानी कि डिस्टेंस 33.6 और डिवाइड में स्पीड, हम टाइम निकाल रहे हैं, डिस्टेंस पर में स्पीड होता है। स्पीड कितनी थी 252/5, 5 ऊपर चला जाएगा। ये अब टाइम किस में, ये हावर में है क्योंकि हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया था, लेकिन पूछा गया है मिनट में, तो 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, 0 से 0, 6 से कैंसिल करें, 6 चौके 24 बचा 1, 6 दूनी 12, 7 से कैंसिल करें, 7 6 के 42, 7 चौका 28, 5 7 8 56, 6 से कैंसिल करेंगे 6 8 48, 8 5 40, तो 40 मिनट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रेखा अपनी मासिक आय का 75% खर्च कर देती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इनकम होती है वो होती है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग के बराबर। मान लेते हैं उसकी इनकम थी 100 रुपये, खर्चा किया उसने 75, तो बचाएगी कितना 25 रुपये। उसके बाद यदि उसकी मासिक आय में 15% की वृद्धि हो जाए, पहले उसकी आय 100 रुपये थी, अब 15% बढ़ गई, तो आय हो जाएगी 115 रुपये।
और वह अभी भी पहले जितनी धनराशि ही बचा पाती है, पहले वो 25 रुपये बचाती थी तो अब भी 25 रुपये ही बचाएगी, तो अब खर्चा कितना हो जाएगा 90 रुपये का, तभी दोनों का जोड़ 115 के बराबर। तो उसके खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, पहले खर्चा 75 अब 90, कितनी वृद्धि हो जाएगी 15 की वृद्धि किसके ऊपर 75, पहले कितनी थी 75, ये मल्टीप्लाई में 100, 15 पंजे 75, 5 से कैंसिल करेंगे 20, तो 20% की वृद्धि हो गई खर्चे में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ए और बी की आय का अनुपात 4:7 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 48 रुपये बचाता है तो बी की आय कितनी होगी। तो इसको हम कर लेते हैं अपनी ट्रिक से, ए बी रेशियो वाले चैप्टर में समझा रखी है। जो इनकम है वो है 4:7 के अनुपात में और जो यहाँ पर खर्चा है वो 1:2 के अनुपात में, और बचत है दोनों की 4800 रुपये। इसको क्रॉस मेथड बोलते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 4 से 8, 1 की मल्टीप्लाई 7 से 7, ज्यादा में से कम माइनस करेंगे तो 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, यानी कि ये रेशियो 1:। जब यहाँ पर सेम वैल्यू हो तो डायरेक्ट इनका अंतर करो नीचे वाले का, तो 1 और 2 का अंतर 1, 1 गुणा 4800, 4800, ये सब सिखा रखा है रेशियो वाले चैप्टर में। तो 1 की वैल्यू 4800। अब देखो पूछा क्या, बी की आय, बी क्या यानी कि 7 तो 7 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो मल्टीप्लाई कर दो इससे 4800 से, 7 तो 8 56, 6 5, 7 चौके 28 और 5 33, तो 33,600, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 20% की दो क्रमिक छूटें देते हुए वस्तु बेचकर 8% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस, इसलिए वीडियो में भी कराया था ये। मार्क प्राइस के अपोजिट 100 माइनस डिस्काउंट और कॉस्ट प्राइस के अपोजिट 100। अगर प्रॉफिट है तो प्लस में प्रॉफिट और लॉस है तो माइनस में। यहाँ पर प्रॉफिट दिया तो प्लस पी कर लेते हैं। मार्क प्राइस कितना है, यहाँ पर ये नहीं दे रखा, मैं तो डायरेक्ट रेशियो से निकालेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो डिस्काउंट है वो 2 है, तो पहले हम सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला पता होगा, a + b माइनस AB डिवाइड में 100। तो 20 और 10 30, माइनस में दोनों की मल्टीप्लाई 200, 200 बटा 100 यानी कि 2, तो ये हो जाएगी 28% की। अब वैल्यू रख दो यहाँ पर, मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस, 100 प्लस में p प्रॉफिट है 8 यानी कि 108, कॉस्ट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 में से 28 माइनस करेंगे कितना आएगा 72। इसको कैंसिल कर लेते हैं 12 से, 12 6 का 72 और 12 9 108, 3 से 3 3 9, 3 दूनी 6। तो मार्क प्राइस 3 और कॉस्ट प्राइस 2। कितना अधिक अंकित किया, इससे 1 अधिक अंकित किया, किससे 2 से, तो 1/2 आपको पता है 50% होता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जब 6,539, 7,391 और 8,882 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है, और ये वैल्यू फिर हमें निकालनी है। सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित करते हैं, इसका मतलब x क्या है, HCF है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी, यानी कि इसका HCF निकालना है। जब प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है तो जो रिमाइंडर है वो सेम बचे, तो इसके लिए क्या बता रखा है, ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हमने ओल्ड वाले चैप्टर में, HCF वाले में। जब डिफरेंस सेम हो तो हमें अंतर निकालना है तीनों का आपस में। पहले इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 11 में से 9 गया तो 2, फिर यहाँ पर बचेगा 8, 8 में से 3 गया तो 5, फिर 13 में से 5 गए तो 8, यहाँ से 852। अब इन दोनों का अंतर देखें तो 2 में से 1 गया तो 1, 18 में से 9 गए तो 9, यहाँ से बचेगा 7, 7 में से 3 गया तो 4 और 8 में से 7 गया तो 1। अब इन दोनों का अंतर कर लेते हैं, तो ये होगा 12 में से 9 गए तो 3, बचेगा यहाँ से 7, 7 में से 3 गया तो 4, यहाँ से बचेगा 8, 8 में से 5 गया तो 3 और 8 में से 6 गया तो 2। तो ये हमारी 3 संख्या है। अब इन 3 संख्याओं का हमें HCF निकालना है। अब HCF कैसे निकालते हैं, या तो आप भाग विधि से देख लो या फिर डिफरेंस मेथड से देख लो। डिफरेंस इजी रहेगा, किन्हीं भी 2 संख्याओं का डिफरेंस देख लो, जिनके बीच डिफरेंस आपको कम दिखाई दे रहा है उनको उठाओ पहले। तो इन दोनों का ही डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। तो 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ से बचेगा 8, 8 में से 5 गया तो 3, यहाँ से फिर 14 में से 8 गया तो 6,
तो या तो HCF आपका 639 होगा या फिर इसका कोई फैक्टर होगा। अब HCF है तो इन तीनों संख्याओं को ये भाग कर देना चाहिए, लेकिन 852 639 से भाग नहीं होता, इसका मतलब 639 HCF नहीं है, तो इसका फैक्टर HCF होगा। 3 से इसको अलग कर लो, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 तिया 9। अब या तो 213 HCF होगा या 213 का कोई फैक्टर HCF होगा। अगर ये HCF है तो ये तीनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग करेगा। तो देख लो अगर भाग करता हो तो अगर इसका 4 मल्टीपल देखिए, 4 3 12, 4 एक कम 4 और 1 5, 4 दूनी 8, बिल्कुल इसको तो भाग कर रहा है। यहाँ से देखें तो 7 मल्टीपल हो जाएगा, 7 21, 7 दूनी 14, फिर ठीक है 7 हो जाएगा। और यहाँ से देखें तो इसका 11 मल्टीपल, यानी कि ये इसका HCF है। तो ये क्या है, ये x है। अब पूछा क्या है 3x, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और माइनस में 98, यहाँ से 1, यहाँ से 4 और ये 5, तो 541 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 120 मीटर 137.5 और 182.5 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल उस आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 30:11 है। आयताकार बगीचे की बड़ी भुजा की माप क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या बोला है, क्षेत्रफल बराबर है इस त्रिभुज का और आयताकार बगीचे का। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि तीनों भुजाएं हमारे पास हैं और ये तीनों जो भुजाएं हैं ये क्या है, ये ट्रिप्लेट है। अगर ये ट्रिप्लेट आपको नहीं पता हो तो आप फिर इसको हीरोन्स फॉर्मूला से करोगे, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर ट्रिप्लेट है तो ये कौन सी ट्राइंगल होगी, फिर राइट एंगल ट्राइंगल होगी। इसमें एरिया कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस और हाइट किसको मानोगे आप, ये बेस है, ये हाइट है और ये होता है हाइपोटेन्यूज। तो सबसे बड़ी भुजा होगी वो हाइपोटेन्यूज, उसके अलावा दोनों ही, एक बेस होगा एक हाइट होगा, उससे कुछ मतलब नहीं है। तो छोटी भुजा कौन सी है, दोनों ये है। तो इनको लिख लेंगे 120 मल्टीप्लाई में 137.5, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10। ये है त्रिभुज का एरिया और ये बराबर है किसके, आयताकार तो क्षेत्रफल उसके, यानी कि ये तो रेशियो है। तो लंबाई 30x मान लेते हैं, चौड़ाई 11x मान लेते हैं। इसका एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 30x गुणा में 11x। इसको सोल्व कर लो, 11 से कैंसिल कर लेते हैं इसको, 11 एक कम 11, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 5 बचेगा, 11 5 55, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल, 2 6 12, 6 से कैंसिल करेंगे 5, 5 से कैंसिल करेंगे 25, x के बराबर 25 है तो x कितना आएगा 5। पूछा क्या गया है बड़ी भुजा, बड़ी भुजा यानी कि 30x था तो ये हो जाएगा 150, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई है जिसमें ब्याज की गणना एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक तौर पर किए जाने पर वह 3 वर्षों में मूल धनराशि से 72.8% अधिक हो जाती है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो उसी ब्याज दर पर 9000 की धनराशि पर वर्ष में, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर होगा ये 1 सही 1/2 यानी कि 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या बोला है कि 3 वर्षों में मूल धनराशि से, मान लेते हैं कि जो हमारा मूलधन था पहले यानी प्रिंसिपल था वो 100 था और वो 3 वर्षों में, टाइम कितना है 3 वर्ष का, ये 3 वर्षों में कितना हो जाता है 72.8% अधिक हो जाता है। यानी कि अब अमाउंट कितना हो जाएगा, अब अमाउंट हो जाएगा 172.8। यहाँ पर बोला साफ साफ कि 72.8% अधिक हो जाता है। तो यहां से हम निकाल लेते हैं रेट हमें निकालनी है। तो मैंने तरीका बता रखा है, प्रिंसिपल और यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है 100, अमाउंट कितना है 172.8, अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, दोनों साइड 10 की मल्टीप्लाई करूं तो ये 1000 हो जाएगा और यहाँ से 10 हट जाएगा। टाइम है 3 साल का तो क्यूब रूट कर लेंगे, अगर 2 साल का होता तो स्क्वायर रूट करते। अब ये 1000 तो किसी का क्यूब होता नहीं तो क्या करेंगे पहले कैंसिल कर लेते हैं। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 250, 4 से कैंसिल करेंगे 4 चौके 16, 4 3 12, 4 दूनी 8, उसके बाद ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 125 और ये होगा 216। अब देखो क्यूब रूट 125 का 5, 216 का 6, अभी 1 साल के हैं। तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना बना 1 का, किसके ऊपर 5 के ऊपर, 1/5 कितना होता है 20%, यानी कि रेट कितनी आ जाएगी अब 20% हो गई।
अब बोला गया कि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से, यानी कि 6 वर्ष में ब्याज लेंगे 6/12, तो रेशियो कितनी होगी 1/2। इस रेशियो का हम क्या करते हैं, जो हमारा टाइम होता है, टाइम कितना था, ये था 1 से 1/2, यानी कि 2 एकम 2 और 1 3/2। तो टाइम था पहले 3/2। इससे हम क्या करते हैं, टाइम से तो इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि 1/2, 2 चला जाएगा ऊपर, 2 से 2 कैंसिल। अब टाइम कितना हो गया 3 वर्ष। और रेट से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, रेट था 20%, इससे मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो की, तो ये आ जाएगी अब रेट 10% की। और ब्याज दर हमसे अच्छा, उसी ब्याज दर पर 9,000 की धनराशि है, ठीक है। तो 3 वर्ष के लिए 10%, यानी कि 1/10 है ये, तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट, ये मेथड मैंने बता रखा है वैसे। तो ये हो जाएगा 1000, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ये हो जाएगा 1331। हमारा प्रिंसिपल आया है 1000 और इसने प्रिंसिपल दे रखा 9000, यानी कि 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 9 के बराबर है। पूछा क्या गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, ना कि अमाउंट। तो ब्याज यहाँ से कितना दिखाई दे रहा है आपको, ब्याज बना यहाँ से 331, तो 331 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 2 9 तिया 27 और 2 29, तो 2979, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 300% अधिक है। ये है कार और ये है बाइक। 300%, 300% यानी कि परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100। अगर बाइक का मूल्य 100 रुपये है तो कार का मूल्य इससे 300 अधिक यानी कि 400 हो जाएगा। यदि कार के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है और बाइक के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है तो 4 कारों और 5 बाइक से कुल मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ये तो है एक कार का मूल्य, कार कितनी है 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16 यानी कि 1600 हो जाएगा। यह है 4 कारों का मूल्य और 5 बाइक्स यानी कि 500। अब 4 और 5 के ऊपर हम काम कर रहे हैं। फिर बोला था यदि कार के मूल्य में 10% की वृद्धि हो तो 1600 का 10% कितना हो जाएगा 160, 160 की वृद्धि हो गई। और बाइक के मूल्य में 30% की, इसका 30% निकालेंगे तो 3 पंजे 15 यानी कि 150 रुपये। इतनी वृद्धि हुई दोनों में। पूछा क्या गया था कुल मूल्य में, तो कुल कितना हो जाएगा ये 310, तो 310 की वृद्धि हुई है कुल। किससे हुई है, ये थी 500 में, पहले 500 था टोटल, मल्टीप्लाई में 100, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से 30, 5 दूनी, 1 मिनट भाई कहाँ गलती हुई है, अच्छा 500 यहाँ पे गलत लिख दिया भाई, कि वो तो सिंगल का था ना, और बात करें हम 4 कार और 5 बाइक्स के ऊपर, तो टोटल कितना था ये 2100, मल्टीप्लाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 21 से कम 21 बचेगा 10, फिर ये जाएगा 4 समथिंग पे, यानी कि 14 समथिंग होना चाहिए एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों में 10,755 और 6 वर्षों में 12,510 हो जाती है, तो 8500 रुपये पर पहले वाली ब्याज दर की दुगनी ब्याज दर पर 4 से 2/5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हमें रेट निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल था और ये 3 वर्षों में ये हो गया 10,755 रुपये, और 6 वर्षों में तो यहाँ से पहले से 6 वर्ष बाद, और यहाँ से कितना टाइम होगा फिर 3 वर्ष का, क्योंकि 3 वर्ष यहाँ से पहले हो चुके हैं, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 12,510। तो इनका अंतर कितना है टाइम 3 साल का, और ब्याज कितना बना है ये डिफरेंस देख लो, 10 में से 5 गए तो 5, फिर 0, फिर 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पर बचा 4, 14 में से 7 गए तो 7, और यहाँ पर बचा 1। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 3 से कैंसिल कर लो, क्योंकि ब्याज जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल बराबर होता है। 3 पंजे 15, 2 3 8 24, 3 पंजे 15, ये है 1 साल का ब्याज, और 3 साल का ब्याज 1755 रुपये। तो यहाँ से 1755 माइनस कर लो, प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 1755 माइनस करेंगे तो ये आएगा 000, तो प्रिंसिपल कितना था 9000, और 3 साल का ब्याज जुड़कर ये हो गया 10,755। अब देखो प्रिंसिपल हमारे पास है, 1 साल का ब्याज भी हमारे पास है, रेट निकाल सकते हैं। रेट होती क्या है, 1 साल का ब्याज
प्रिंसिपल का कितने प्रतिशत है, ये तो रेट होती है। अगर ऐसे समझ नहीं आए तो फॉर्मूला तो है ही, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइड में 100। सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना 585, प्रिंसिपल 9000, रेट हमें निकालनी है टाइम 1 साल का, ये वैल्यू रख देना, यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 6 54, 4 9 5 45 और एक नीचे जीरो है तो 6.5% ये रेट आ जाएगी। अब देखिए क्या बोला है, 8500 रुपये पर, सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 8500 रुपये। पहले वाली ब्याज दर की दुगनी, पहले ब्याज दर कितनी थी 6.5, इसका दुगना कितना हो जाएगा 13% की रेट, मल्टीप्लाई में टाइम कितना है 500 के 20 और 2 22/5 और नीचे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे 17 5 85। अगर इकाई के अंक से देखें तो 7 या 21, 1 गुणा 2 2, इकाई का अंक 2 आना चाहिए, ऑप्शन देखो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। तो ये 15 क्वेश्चन थे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।